तो लास्ट क्लास में आप लोगों को मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस एज अ कॉन्सेप्ट बताया था। अब आज की क्लास में हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। अब सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो जैसा कि आप जानते हैं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड एज वर्क। अभी आप पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, वर्क बताए थे, पहले भी हमने पोटेंशियल एनर्जी एज अ कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, तो वहां पे हमने वर्क के बराबर देखा था। अब हम कह रहे हैं सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस का क्या मतलब है? मान लीजिए ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई एक चार्ज है Q1 जिसको आप इंफिनिटी से यहां लेकर आए। अब इसको लाने में आपको कोई काम करना पड़ेगा? इसको लाने में इंफिनिटी से कोई काम करना पड़ेगा? नहीं। इंफिनिटी के अगेंस्ट में कब काम करना पड़ता है? जब पहले से वहां पर एक सोर्स चार्ज हो, और उस सोर्स चार्ज के प्रेजेंस में जब आप किसी टेस्ट चार्ज को लेकर आते हैं तब ना काम करना पड़ता है। पहला चार्ज को लाने में काहे का काम? फर्स्ट चार्ज को लाने में कोई काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब आप इसके बाद एक सेकंड चार्ज लेकर आइएगा इसके प्रेजेंस में, इसका तो अपना फील्ड है, अब इसके फील्ड में जब आप दूसरा चार्ज लेकर आइएगा, इसको लाने में आपको क्या करना पड़ेगा? सम वर्क डन करना पड़ेगा। यह लॉजिक क्लियर है? तो जब कभी भी सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस के बारे में हम बात करते हैं, तो पहला चार्ज लाने में कोई वर्क, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, उसके बाद वाले जो कंजिक्यूटिव चार्जेस है उसको लाने में वर्क करना पड़ेगा, कि पहला चार्ज लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वर्क डन क्या है? जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे तो यही पढ़े थे ना, कि यहां पे एक हमने क्या डाला था? टेस्ट सोर्स चार्ज डाला था। इस सोर्स चार्ज का अपना क्या था? एक इस तरह का फील्ड था। अब इसके फील्ड में जब कभी भी आप किसी टेस्ट चार्ज को लेकर आइएगा जो कि कैसा था? इंफिनिटी पर रखा हुआ था, और वो क्या था? Q0 था, और वो कैसा था? पॉजिटिव था। तो पॉजिटिव में जब किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज को लेकर आइएगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो उस रिपेल्सन के अगेंस्ट में आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। याद है? ये पढ़ाए थे आपको। लेकिन अभी जब पहला चार्ज ला रहे हैं तो पहले से वहां पर कोई चार्ज है ही नहीं, और जब कोई चार्ज नहीं तो उसको लाने में वर्क क्या? वो तो फ्रीली आ जाएगा। हां, जब सेकंड चार्ज आप लेके आइएगा तब आपको काम करना पड़ेगा, और सारे उस काम को आप जोड़ दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। लिखिए, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज, of a system of point charges is defined as the work done in bringing these point charges, the work done in bringing these point charges to their respective position, to their respective position या लोकेशन फ्रॉम इंफिनिटी, या पोजीशन फ्रॉम इंफिनिटी टू फॉर्म अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, to form a system of charges, to form a system of charges from infinity to form a system of charges। तो जब तक कोई पहले से सोर्स चार्ज प्रेजेंट नहीं है तब तक आप इस पॉइंट चार्ज को लाइएगा तो आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए जब मैं इस Q1 को लेकर आ रहा हूं तो मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं Q2 को लेकर आऊंगा तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि Q2 Q1 के प्रेजेंस में लाया गया है, लेकिन Q1 किसी चार्ज के प्रेजेंस में नहीं लाया गया है। और जो सारा इंडिविजुअल वर्क है उसको जब आप जोड़ दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा? टोटल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके अंदर सब हेडिंग डालिए। अच्छा, वर्क डन किसके बराबर होता है? Q इंटू V के बराबर पढ़े थे ना, V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू दिस। हेडिंग डालिए, पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। तो केस 1 है फॉर
2 पॉइंट चार्जेस। अब 2 पॉइंट चार्जेस के लिए हम लोग को क्या करना है, देखना है 2 पॉइंट चार्जेस, आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो लिखिए, कंसिडर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 initially lying at infinity. Consider 2 point charges Q1 and Q2 initially at infinity. Initially at infinity. Initially at infinity. Initially at infinity. Full stop. आगे लिखिए, work done to bring the charge Q from infinity. Work done in bringing a charge Q from infinity to a particular point where electric potential due to any source charge from infinity to a point where electric potential due to any source charge, electric potential due to any source charge is equal to VR, is equal to VR. Therefore work done क्या हो जाएगा, Q into V of R. Work done is equal to V into Q of R. ये वर्क डन आ गया, डन। अब आप क्या कर रहे हैं, ये आपका पहला चार्ज है और ये आपका दूसरा चार्ज है। आप पहले चार्ज को R1 वेक्टर पर लेकर आए हैं। तो लिखिए, व्हेन चार्ज Q1 इज ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट A, when charge Q1 is brought from infinity to point A, no work is done, no work is done, infinity to point A, no work is done, no work is done as V of R is equal to 0. That is W for 1, that is Q1 into VR. दिस क्वांटिटी अगर 0 है तो W1 भी क्या हो गया, 0 हो गया। जो थ्योरेटिकली मैं आपसे कह भी रहा था, जो थ्योरेटिकली मैं आपसे कह भी रहा था कि पहले चार्ज को, चूंकि उससे पहले वहां पर कोई चार्ज है ही नहीं, तो उसको लाने में वर्क कैसा, और वर्क नहीं होगा तो पहले चार्ज को लाने में जो वर्क डन है उसको क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे। पहला वर्क क्या हो गया, 0 हो गया, डन। तो W1 0 हो गया। और नेट पोटेंशियल किसके बराबर है, तो नेट पोटेंशियल जो है U वो होगा, अगर 2 चार्ज है तो W1 प्लस W2। नेट पोटेंशियल किसके बराबर होगा, W1 प्लस W2। अब हमारा W1 निकल गया। अब हमारा नेक्स्ट क्या काम है, आपको क्या निकालना, फॉर चार्ज Q2। तो आपको सेकंड निकालना है फॉर चार्ज Q2। तब आप Q2 चार्ज के लिए निकालना स्टार्ट करिए। लिखिए, व्हेन चार्ज Q2 is brought from infinity to point B, when charge Q2 is brought from infinity to point B, charge Q2 is brought from infinity to point B, then work done is given by, देखिए अब इसके प्रेजेंस में, हेलो, अब इसके प्रेजेंस में हम क्या कर रहे हैं, Q2 को लेकर आ रहे हैं। तो अब हमें वर्क करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि पहले से वहां पर क्या है, एक चार्ज प्रेजेंट है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, R2 माइनस R1 वेक्टर। तो आपका जो V होगा V2R, ये किसके बराबर होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डिवाइडेड बाई R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। होगा नहीं होगा, V क्या होता है, यही होता है, लिख लीजिए। अच्छा, ये Q2 होगा कि Q1 होगा,
Q2 होगा कि Q1 होगा, सोच के देखिए। जिसके प्रेजेंस में लाते हैं उसका ना पोटेंशियल लेते हैं, चार्ज जिसके प्रेजेंस में लाएंगे उसके प्रेजेंस से ना होगा। टेस्ट चार्ज का वैल्यू नहीं लेते थे, जिस सोर्स चार्ज के प्रेजेंस में लाते थे उसकी वैल्यू लेते थे, तो Q1 होगा। यानी W2, जो W2 है आपका, वो किसके बराबर हो गया? जो W2 है वो किसके बराबर हो गया? W2 इज इक्वल टू Q2 इंटू V2R। इसको क्या लिख सकते हैं? W2 इज इक्वल टू Q2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। यानी जो हमारा वर्क डन इन ब्रिंगिंग द सेकेंड चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा? Q1 Q2 होल डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये आपका क्या निकल के आ गया? W2 निकल के आ गया। कोई दिक्कत है तो पूछिए। डन। क्या मैं इस R2 माइनस R1 को R12 लिख सकता हूं? R2 माइनस R1 वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? R12 लिख सकते हैं। तो जो अगले पेज पर आपने वर्क डन लिखा है, इस वर्क डन W2 को क्या लिखा जा सकता है? Q1 बाई Q2 होल डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 वेक्टर। अब जो पोटेंशियल एनर्जी हमको निकालना है वो किसके बराबर था? W1 प्लस W2 के बराबर। अब W1 हमारा क्या हो गया? W1 हमारा 0, तो U इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? W2 के। और U क्या हो गया? Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 वेक्टर के बराबर। और इसको आप क्या कर दीजिए? डब्बे में बंद कर लीजिए। इसको आप डब्बे में बंद कर दीजिए। दिस इज दी पोटेंशियल एनर्जी इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, तो ये सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, नॉट सिंगल चार्ज, टू चार्जेस। पर उसमें चूंकि पहला का वर्क डन क्या है? 0 है, इसलिए हमें यह वैल्यू निकल के आया। हेडिंग डालिए पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा एक मिनट, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का ग्राफ कैसा होगा? पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का ग्राफ कैसा होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा। ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है तो ऐसा होगा। ठीक है। ऐसा कब होगा? जब या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे, तभी ना एक दूसरे के प्रेजेंस में जब आएगा तो ऐसा वर्क होगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया तब क्या होगा? अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया तो ग्राफ कैसा होगा? जब एक पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो ग्राफ कैसा होगा? पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा तो ग्राफ किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा? इस क्वाड्रेंट में। एक पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो ग्राफ किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो याद रखिएगा ये दो ग्राफ मैंने एक ही में बना दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि चल एग्जाम में आया तो दोनों यही बना दिए पूरा। कोई दिक्कत है तो पूछिए। बड़े आगे हेडिंग डालिए, फॉर सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस, 3 पॉइंट चार्जेस। अब कितने चार्ज हैं? 3 चार्ज है। क्या तात्पर्य है इसका? पहले ग्राफिकली समझते हैं 3 चार्ज का क्या मतलब है। पहला चार्ज जब Q1 आया होगा, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है? पहला चार्ज जब Q1 आया होगा, इसका पोजीशन वेक्टर R1 रहा होगा। पहले को लाने में कोई काम नहीं करने पड़ा होगा। लेकिन जब चार्ज Q2 आया होगा, जब चार्ज क्या आया होगा? Q2 आया होगा, जिसका पोजीशन वेक्टर R2 रहा होगा, और ये जो वेक्टर है इसको R12 बोलेंगे, तो इसको कुछ काम करना पड़ा होगा। और जब
तीसरा एक और वेक्टर आया होगा जिसको हम क्या कर रहे हैं, तीसरा एक चार्ज Q3 कर रहे हैं, इसका दो वेक्टर बना होगा, एक ये वेक्टर और एक ये वेक्टर, क्योंकि इस पे ऊपर जो नेट वर्क हुआ होगा वो इसके वजह से भी आएगा और इसके वजह से भी। तो ये वेक्टर अगर इसको मैं R3 वेक्टर बोलता हूं तो ये क्या कहलाएगा, R23 वेक्टर, और ये वाला वेक्टर क्या कहलाएगा, R13 वेक्टर। यहां तक का डाउट क्लियर है? क्लियर? अब हम लोग को क्या निकालना है, नेट पोटेंशियल एनर्जी। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, W1 प्लस W2 प्लस W3। अब आप लिखिए फॉर चार्ज Q1 जो कि किस पॉइंट पर है, A पर है, ये किस पॉइंट पर है, B पर है, और ये किस पॉइंट पर है, C पर है। तो फॉर चार्ज Q1 क्या हुआ होगा, फॉर चार्ज Q1 W1 इज इक्वल टू Q1 इंटू V1R, और V1R क्या है, 0 है, तो W1 क्या आएगा, W1 आया होगा Q1 इंटू 0, दैट इज W1 इज इक्वल टू 0। अब मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, बढ़े आगे। अब जब मैं फॉर चार्ज Q2 निकाल रहा हूं, तो जब चार्ज Q2 के लिए निकालेंगे, तो W2 विल बी इक्वल टू Q2 इंटू V2R, और ये हो जाएगा Q2 इंटू 1/4πε0 Q1 बाई R12 होगा। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, Q1 Q2 बाई 4πε0 R12 वेक्टर, और ये आपका क्या निकल के आ गया, W2 निकल के आ गया। इसको हम लोगों ने निकाला नहीं है, ये तो हम लोग लास्ट में निकाले ही थे, पिछले इसमें निकाले हैं ना। अब खेला यहां नहीं है, खेला है जब आप किसके लिए निकाल रहे हैं, फॉर चार्ज Q3। अब आप नेक्स्ट लिखिए फॉर चार्ज Q3, जब आप Q3 के लिए निकालिएगा तो W3 क्या लिखेंगे, W3 लिखेंगे, अब ये हो जाएगा Q1 इंटू V3R प्लस Q2 इंटू V3R होगा ना। अब Q1 पहले चार्ज के प्रेजेंस में आप थर्ड चार्ज को लेकर आ रहे हैं तो क्या लिखिएगा, Q3 बाई 4πε0 R13 वेक्टर प्लस ये क्या लिखेंगे, Q2 इंटू Q3 बाई 4πε0 R23 वेक्टर, और ये सारा वेक्टर हम आपको यहां दिखा चुके हैं। R23 वेक्टर यह है, R13 वेक्टर यह है, और R12 वेक्टर यह है। कोई दिक्कत? यानी जो आपका W3 है उसको आप क्या लिख सकते हैं, Q1 Q3 बाई 4πε0 R13 वेक्टर प्लस Q2 Q3 बाई 4πε0 R23 वेक्टर। ये आपका क्या निकल के आ गया, W3 निकल के आ गया। अब हम लोग को एक्चुअली निकालना क्या है, हम लोग को तो निकालना है ये, हम लोग को क्या निकालना है, ये निकालना है क्या चीज, U इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। अब हम लोग चलते हैं W1 W2 W3 की ओर, तो U इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3, ये वाली क्वांटिटी 0, U इज इक्वल टू W2 क्या आएगा, Q1 Q2 होल डिवाइडेड बाई 4πε0 R12 वेक्टर प्लस W3 क्या है देख लीजिए, Q1 Q3 Q2 Q3 1 3 2 3, तो लिख दीजिए Q1 Q3 होल डिवाइडेड बाई 4πε0 R13 वेक्टर प्लस Q2 Q3 होल डिवाइडेड बाई 4πε0 R23 वेक्टर। यही आया ना,
नेट वर्क डन। तो वर्क डन को छोड़िए, अब इसको देखिए, क्या मैं इसे 1/4πε0 समेशन QI QJ होल डिवाइडेड बाई RIJ where I is equal to 1 and J is equal to I plus 1 goes to N, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए तो एक मिनट, या इसको ऐसे लिखिए, या एक और तरीके से, बुक में एक और तरीके से बोला है, इसको आप डबल समेशन के टर्म्स में लिख दीजिए। फर्स्ट समेशन जहां पे आप j इज इक्वल टू 1 लिखिए, इसको n तक भेजिए। सेकेंड समेशन i इज इक्वल टू 1 बट j इज नॉट इक्वल टू i, ये भी n तक लिख दिए। QI QJ होल डिवाइडेड बाई RIJ। और इसको जब आप कंप्यूटर में हम लोग ऐसा लूप पढ़ते हैं ना, कंप्यूटर कौन कौन लिया हुआ है? कंप्यूटर लिए हैं? कंप्यूटर में फॉर इफ लूप लगाते हैं ना, इफ एल्स वाइल, ये सब लूप लगाते हैं ना, उसमें ऐसा ही ना करते हैं कि एक बार आई को बढ़ाइए, फिर जे को बढ़ाइए, फिर आई जे बढ़ाते जाइए और लूप चलता जाता है। तो ये है ना, आपको खाली एक्सप्रेशन से मतलब है, न्यूमेरिकल आएगा तो इतना घटिया नहीं आएगा। तो ये जनरल एक्सप्रेशन है। ये क्या है? जनरल एक्सप्रेशन। डन। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। हेडिंग डालिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस इन एन इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पहले वाला जो वर्क डन था उसको हम लोग पहले स्टार्टिंग में क्या कर दे रहे थे? जीरो कर दे रहे थे। क्यों? क्योंकि पहले से वहां पर कोई भी पोटेंशियल नहीं था। पर अब वो कह रहा है कि पहले से ही वहां पर क्या है? एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अब अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से भी एक वर्क डन करना पड़ेगा। तो अब अगर मैं इसमें फॉर सिंगल चार्ज बोलूं, फॉर अ सिंगल चार्ज, तो वहां पर सिंगल चार्ज के लिए वर्क डन क्या आया था? जीरो आया था। पर यहां पर W1 क्या हो जाएगा? Q1 इंटू V ऑफ R। अब ये V ऑफ R किसका है? उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का। पहले यहां पर जब V1 R कर रहे थे तो यहां पे चूंकि कोई फील्ड नहीं था, अब यहां मान लीजिए कोई फील्ड है ही नहीं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं था लाने में। लेकिन अब क्या कह रहा है? वहां पर कोई फील्ड पहले से प्रेजेंट है। और अब जब अगर किसी पॉइंट पर आप Q1 को लेकर आइएगा, अब जब किसी पॉइंट पर आप Q1 को लेकर आइएगा तो आपको काम करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि आप इस एक्सटर्नल फील्ड में लेकर आ रहे हैं, और लेकर आ रहे हैं तो आपको इस बार वर्क डन करना पड़ेगा। आपको इस बार वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये आ गया W1 इज इक्वल टू Q1 इंटू है, जबकि पिछले बार में ये क्या हो जा रहा था? जीरो हो जा रहा था। फिर पॉइंट नंबर 2, जब आप फॉर 2 पॉइंट चार्जेस करिएगा, 2 पॉइंट चार्जेस करिएगा, इस बार क्या होगा? जब आप 2 पॉइंट चार्ज करिएगा, इस बार क्या होगा? U इज इक्वल टू वॉट? U इज इक्वल टू W1 प्लस W2। अब जब W1 हुआ तो ये क्या हो जाएगा? W1, दो को चार्ज आप लेके आ रहे हैं, तो पहले आप क्या लिखिएगा? Q1 इंटू VR। सेकेंड वाले का भी एक्सटर्नल फील्ड की वजह से
Q2 इंटू बी आर और प्लस इस चार्ज का उस चार्ज के ऊपर, तो यहां क्या लिखेंगे, Q1 Q2 बाई 4πε0 R12 वेक्टर। लॉजिक क्लियर हो रहा है? ये दोनों टर्म कहां से आया, जब पहले चार्ज को आप एक्सटर्नल फील्ड में लेके आए तो इसकी वजह से ये पोटेंशियल पैदा हुआ, फिर आप दूसरे चार्ज को लेके आए, इस चार्ज के ऊपर तो दो फील्ड हो गया ना, कौन कौन, एक तो एक्सटर्नल फील्ड और दूसरा इसका फील्ड, तो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से ये और उस चार्ज की वजह से ये, समझ में आ रहा है, तो ये एक्सटर्नल फील्ड की वजह से, व्हाट इट, वैसे इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता नहीं है पर कॉन्सेप्ट आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो लिख दीजिएगा फॉर सिंगल चार्ज और फॉर डबल चार्ज। ये लिखवा नहीं रहे हैं, स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहे हैं, समझ गए ना, कि अब ये नहीं लिखवा रहे हैं कि भाई डब्ल्यू, यहां पे क्या होगा, W1 W2 W3, यहां पर 3 गो वर्क होगा, यहां पे 3 गो वर्क होगा। वर्क डन 1 इज क्या, ब्रिंगिंग फर्स्ट चार्ज इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, W2 क्या, ब्रिंगिंग सेकेंड चार्ज इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, W3 क्या, ब्रिंगिंग दी फर्स्ट सेकेंड चार्ज इन प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट चार्ज। तो ये एक्सटर्नल फील्ड, तो एक्सटर्नल फील्ड में ये एक्स्ट्रा दो चीज ऐड हो गया, जैसे यहां पर एक चीज ऐड हुआ, यहां पर दो चीज, 3 चार्ज होगा तो फिर वहां 5 एक्सप्रेशन आ जाएगा, नहीं 6, 1 2 3, फिर सेकंड वाले को फर्स्ट के प्रेजेंस में, फिर थर्ड वाले को फर्स्ट और सेकंड के प्रेजेंस में, समझ में आ रहा है, वो पूरा इतना लंबा होगा, पूछता नहीं है, बस हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आपको क्या पूछता है, जो अब पढ़ा रहा हूं ये पूछेगा, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, कुछ हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी electric potential energy of an electric dipole, of an electric dipole। डाइपोल के बारे में तो हम लोग को अंत से अनंत तक पता होना चाहिए। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमें पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जब आप डाइपोल को लेकर आते हैं तो क्या कार्यक्रम होता है। लिखिए, लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट P, लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। लाइन सब सीधा बना है लगभग। यहां पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है जिसके ऊपर यहां कौन सा चार्ज है, एक पर प्लस चार्ज और एक पर माइनस चार्ज। यहां पर इसको पॉइंट ए बोलते हैं, इसको पॉइंट बी बोलते हैं। एक के ऊपर प्लस चार्ज Q, प्लस Q, और एक पर माइनस चार्ज, एक पर माइनस चार्ज, यहां माइनस Q। लिखिए, लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P, इसका डाइपोल मोमेंट क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है। डाइपोल मोमेंट P बी प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड E, मेकिंग एन एंगल थीटा। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डाइपोल जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है विद दी फील्ड एक्सिस। फील्ड के साथ ये कितना बना रहा है, is making an angle theta, is making an angle theta with the direction of electric field intensity। तो हम लोग टॉर्क पढ़े हुए हैं। टॉर्क क्या पढ़े थे, PE sin थीटा, दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E, पढ़े थे क्या, कोई डाउट। अब हम लोग वर्क डन को रोटेट कराना है, सॉरी
इस डाइपोल को रोटेट कराना है तो dw इज इक्वल टू टाउ दी थीटा होगा, dw इज इक्वल टू टाउ दी थीटा। तो dw इज इक्वल टू टाउ की जगह पे कहना है राइट PE sin थीटा d थीटा, dw कैन बी रिटन एज PE sin थीटा d थीटा। और अब आप इसको इंटीग्रेट कहां से कहां करेंगे, Q1 से लेके Q2 तक। उससे पहले एक चीज थोड़ा ध्यान से देखिए, एक चीज देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इस पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे प्लस QE, और इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा जिसको क्या बोलेंगे माइनस QE। तो आप कह सकते हैं कि जो डाइपोल है इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, बट नेट मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो नहीं है, बट नेट मोमेंट ऑफ फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो नेट फोर्स जीरो है पर नेट मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो नहीं है, और चूंकि नेट मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो नहीं है तो यहां पर एक टॉर्क पैदा होगा, और इसी टॉर्क को आपने क्या लिखा है, टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा, जिसका डेरिवेशन ऑलरेडी हम लोग पहले कर चुके हैं। कोई डाउट? अब इसको आप क्या कीजिए, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दी, इसको इंटीग्रेट करिए θ1 से लेकर θ2 तक। बढ़े आगे, देखिए अब dw जिसको आपने इंटीग्रेट किया है ये तो कैपिटल W में बदल गया, इधर इंटीग्रेशन में PE को मैं बाहर ले लेता हूं, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा θ1 यहां θ1 यहां θ2 और यहां हो जाएगा साइन थीटा d थीटा। कोई दिक्कत नहीं? अब आप साइन थीटा d थीटा को इंटीग्रेट करिएगा तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या आएगा PE ब्रैकेट में माइनस कॉस थीटा, कहां से कहां θ1 से θ2, वर्क डन इज इक्वल टू PE। अब ये जो माइनस साइन है इसको हम चाहेंगे तो अल्टी पल्टी भी कर सकते हैं, तो आप कॉस थीटा कर लीजिए और इसको क्या कर दीजिए θ1 से θ2 कर दीजिए, या फिर माइनस साइन निकाल भी सकते थे जैसा आपका मन। अगले स्टेप पर PE ये क्या हो जाएगा कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, और ये आपका क्या बन गया, ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला बन गया। और जो वर्क डन होता है वही किसके बराबर होता है पोटेंशियल के, तो पोटेंशियल कितना निकल कर आ जाएगा, पोटेंशियल U इज इक्वल टू PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, दिस इज द फॉर्मूला। अब θ1 और θ2 का हम लोग क्या करते हैं केस ले लेते हैं, कह रहा है इफ θ1 इज इक्वल टू हाउ मच 90 डिग्री एंड θ2 इज इक्वल टू हाउ मच 0 डिग्री, θ1 90 डिग्री और θ2 0 डिग्री, देन क्या होगा W इज इक्वल टू PE कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 0 डिग्री। 90 डिग्री का क्या तात्पर्य है इसको यहां से समझिए, 90 डिग्री का मतलब है ये कैसा है थीटा सीधा है, और 0 डिग्री का मतलब ऐसे हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देन इसको सॉल्व कीजिए, वर्क डन इज इक्वल टू PE cos 90 0 माइनस cos 0 1, यानी W इज इक्वल टू माइनस PE के बराबर, वर्क डन इक्वल टू माइनस PE के बराबर। ठीक है, अगर आपने इसको 0 डिग्री लिया, लेकिन कोई केस ऐसा भी हो सकता है जहां पर आप θ1 को क्या ले लें 90 डिग्री एंड θ2 हम नहीं जानते क्या है, तो उसको हमने जनरली क्या ले लिया, इन जनरल थीटा ले लिया। तो ये तो आपका हो गया एक स्पेशल केस जहां पर आपने ऐसा लिखा। इन जनरल अगर हमको लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस PE कॉस
थीटा, और ये आपका क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन गया टू फाइंड दी वर्क डन। क्लियर, कोई डाउट? करवाए थे, चलिए। तो यहां से क्या मैं वर्क डन को माइनस पी डॉट ई लिख सकता हूं? कॉस थीटा है ना, लिख सकते हैं क्या? दिस कैन बी रिटन एज समथिंग लाइक दिस, लिख सकते हैं। अब लिखिए स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। आपको स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ये सब पढ़ाए थे, स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पढ़ाए थे, मेरे को याद है। हम वहां इसका मतलब सब कुछ पढ़ा दिए थे, दोबारा रिपीट कर रहे। खैर कोई बात नहीं, इसका छोड़ के बाकी तो नया पढ़े ना। पहला केस है व्हेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 0 डिग्री। क्या होगा? डाइपोल इज, लिखिए डाइपोल इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ, डाइपोल इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर ऐसा होगा तो आप जब u इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा के फॉर्मूला से निकालिएगा तो u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस पीई के बराबर। और ये क्या है, मिनिमम पोटेंशियल है ना, ये क्या है, मिनिमम पोटेंशियल। और जहां कहीं भी मिनिमम पोटेंशियल होता है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। वो क्या होता है, वहां पर आपका जो डाइपोल होगा वो स्टेबल होगा। लॉजिकली भी समझ सकते हैं, देखिए लॉजिकली अगर समझना होगा तो लॉजिकली भी समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे? ये मुड़कर कैसा हो गया, सीधा हो गया। मुड़कर अगर सीधा हो गया यानी जिधर आप जानते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज कहां पर है, यहां पर है, और नेगेटिव चार्ज कहां पर है, यहां पर है। हमारा जो डाइपोल है वो अपने आप को कैसे ओरिएंट कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव की ओर और नेगेटिव पॉजिटिव की ओर। ये तो ऑब्वियस सी चीज है, तो वहां पर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरह ही बिहेव करेगा। इसलिए यहां पर आपका जो पोटेंशियल है वो क्या आया, स्टेबल इक्विलिब्रियम का आया। केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस 2, केस 2 लिखिए व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री क्या होगा, द डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल क्या है, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मेरा डाइपोल परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पीई कॉस ऑफ 90 डिग्री, और कॉस 90 क्या होता है, 0। दैट इज पोटेंशियल एनर्जी क्या निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया। ठीक है, आगे लिखिए पोटेंशियल एनर्जी इज 0। पोटेंशियल एनर्जी 0 का क्या मतलब है, तो वापस से मैं वो डाइपोल वाले डायग्राम में चलता हूं। इस वाले डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये अगर स्ट्रेट हो गया, स्ट्रेट हो गया मतलब जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर लग रहा है, तो नेट मोमेंटम 0। और ये ऐसे 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 पेंडुलम की तरह घूमने लगेगा। केस 3 एंड लास्ट केस क्या है, लास्ट केस केस 3 है व्हेन थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री। क्या होगा, द डाइपोल इज एंटी पैरेलल, डाइपोल इज एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा, u इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस ऑफ 180 डिग्री, cos 180 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, cos 180 डिग्री इज -1। देयरफॉर u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देयरफॉर u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू
U इज इक्वल टू पीई के बराबर, और ये इसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, ये इसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। और जिस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, वो क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, वहां पर वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। क्लियर, कोई डाउट नहीं? एक न्यूमेरिकल करते हैं और उसके बाद आज की क्लास को विराम देंगे। क्वेश्चन लिखिए, 3 point charges, right, 3 point charges are arranged at the 3 vertices of a triangle as shown. 3 point charges, 3 point charges are arranged at the vertices of a triangle as shown, जैसा दिखाया गया। बता रहा हूं क्या दिखाया है, दिखाया है कि एक ट्रायंगल है जिस पर यहां पर +4q चार्ज है, को मैं ए पॉइंट बोल रहा हूं, बी पर q चार्ज है +q, और सी पर +2q चार्ज है, 4q, q और +2q। डन। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका जो r है यानी डिस्टेंस बिटवीन दिस इज 0.3 मीटर। कितना दिया हुआ है, r इज इक्वल टू 0.3 मीटर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, कैलकुलेट the electrostatic potential energy, calculate the electrostatic potential energy for this system, और Q का वैल्यू आपको दिया हुआ है, Q इज इक्वल टू है 3 × 10⁻⁷ कूलम। तो Q के ही टर्म्स में पहले सॉल्व कर लीजिए, लास्ट में Q का वैल्यू पुट कर दीजिएगा। डन। सीबीएसई 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे किया जाए। एक तरीका तो है कि इसको फिर बुद्धि लगाया जाए, और दूसरा तरीका है कि सीधे क्या यूज कर लीजिए, फॉर्मूला। पहला वाले को लाने में वर्क डन 0, दूसरा वाले को लाइएगा तो W2, तीसरा वाले को लाइएगा तो W3। W1 तो 0 हो गया, W2 क्या लिखाएगा, Q2 Q3, W2 क्या लिखाएगा, सॉरी, Q1 Q2 होल डिवाइडेड बाई 4πε0 R12 प्लस W3 जब लिखिएगा तो क्या लिखेगा, W3 लिखिएगा तो आएगा Q1 Q3 होल डिवाइडेड बाई 4πε0 इंटू R13 प्लस Q2 Q3 होल डिवाइडेड बाई 4πε0 इंटू R23। यही लिखेंगे ना। अब बस सारी वैल्यूज को पुट करिए, आंसर आ जाएगा। मैंने क्या माना है, इसको Q1 मान लिया है, इसको Q2 मान लिया है, इसको Q3 मान लिया है, क्योंकि इसने सीक्वेंस तो बताया नहीं कि किसको कहां से लाया गया है। कोई रैंडम सीक्वेंस आप मान लीजिए, सॉल्व करिए। अब देखिए Q1 Q2 क्या है, 4Q एंड Q, Q1 Q3 4 एंड दिस, और सबका R13 तो सेम है। अगले उस पर जाइए और U इज इक्वल टू Q1 Q3 Q1 Q2 4Q इंटू Q डिवाइडेड बाई 4πε0, ए 0.3 का होल 0.3 ना, R13 वेक्टर है, प्लस Q1 Q2, ये Q1 Q2 है, Q1 Q, ये Q1 Q2 क्या लिखे थे यार, ये है Q1 Q2, ये Q1 Q3 है, Q1 Q3 क्या है, 2Q के बराबर है, ये क्या आ जाएगा
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी 0.3 ही है, प्लस लास्ट वाला क्या लिखिएगा 2q इंटू क्यू होल डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी अब 0.3। u इज इक्वल टू, हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, हम लोग ले सकते हैं q होल डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 0.3, इतना तो कॉमन ले ही सकते हैं। ब्रैकेट में क्या बचेगा 4 प्लस 8 प्लस 2 बचेगा ना जी, तो 10 2 14, 14 इंटू क्यू का वैल्यू पुट कर दिया जाए, कितना बोला है क्यू का वैल्यू 3 इंटू 10 रेज़ पावर -7। अच्छा ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा ना, -7 का होल स्क्वायर, और 0.3 के जगह पे आप ऊपर 10 नीचे 3 लिख दें, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर, ऊपर ही ना 9 इंटू 10 रेज़ पावर 9। इसको सॉल्व कीजिए, मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा एक बार में। इसको सॉल्व कीजिएगा, कितना आएगा -2.7। माइनस क्यों आ रहा है, अरे वाई दी जाए, अच्छा, हम ही से गलती हो गया है। खैर हम लोग जो क्वेश्चन लिखे हैं उसके लिए सही है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए, ये झमेला इसीलिए फंस गया है। इसको सॉल्व करके जो होगा वही आंसर होगा, बुक का आंसर यहां काम नहीं करे। इसका क्या आएगा 5 पॉइंट, इसको स्क्वायर किए थे और 3 है कि इसको स्क्वायर किए हैं, कितना सब करके कितना आ रहा बोलिए, 3.78। अरे 9 इंटू 3 27, 27 गुने 14 378 इंटू -14 प्लस 9 प्लस 10 10 इस पर -4, 2 को और खिसका दीजिए, क्या हो जाएगा 3.78 इंटू 10 इस पर -2 ना, 2 को घट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा किलो जूल की जूल, और ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आया। इससे आपका इसी के ऊपर 2-3 सवाल और कर लीजिएगा। अब चार्ज अलग अलग होगा, स्क्वायर नहीं होगा, पॉइंट चार्ज हो जाएगा, डाइपोल हो जाएगा, कुछ भी होगा। अच्छा चाहेगा तो स्क्वायर पर भी दे सकता है, स्क्वायर पर भी दे सकता है ना जी, ये चाहेगा तो स्क्वायर भी बना सकता है, 3 पॉइंट चार्जेस में स्क्वायर भी हो जाएगा। तो वो सवाल बहुत लंबा होगा, W1 W2 W3 W4 थोड़ा लंबा जाएगा। तो एग्जाम में वैसे 4 चार्जेस का आता नहीं है, ठीक है, लगभग हो ही गया खत्म। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, और उसके बाद कैपेसिटर में प्रवेश कर जाएंगे। कैपेसिटर में 2-3 क्लास होगा और चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड